तो कॉन्करेंट फोर्सेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने कई सारे कॉन्करेंट फोर्सेस आप लोगों को बताए थे। बहुत सिंपल सिचुएशन के कॉन्करेंट फोर्सेस थे। मैंने आपको नोट्स में भेजा हुआ है। दो बच्चे रस्सी खींच रहे हैं, टग ऑफ वार, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, लेकिन दोनों बराबर एनर्जी लगा रहे हैं, बराबर ताकत लगा रहे हैं, बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कॉन्करेंट फोर्स का एग्जाम्पल है। फिर एक एग्जाम्पल और दिया है मैंने, दो बच्चे रस्सी पकड़ के खड़े हैं, बीच में वजन लगा हुआ है ना। एक तो ये वाला क्वेश्चन था कि जिसके अंदर दो बच्चे खींच रहे हैं, एक बच्चा यहाँ से खींच रहा है इस तरीके से और एक इधर से खींच रहा है, इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। एक तो ये था कॉन्करेंट फोर्सेस का। इसका अगर हम फिगर बनाएं, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, वेट नीचे है, ये भी कॉन्करेंट फोर्स का एग्जांपल है। ओके, अच्छा दूसरा एग्जांपल हमने किया था कि इस तरीके से ये है, दिस इज वो रूफ, दिस इज वॉल, और ऐसे एक रस्सी बंधी हुई है, लेकिन बीच में एक वजन टांग दिया है। वजन टांगने से क्या हो गया, इस रस्सी का शेप चेंज हो गया थोड़ा सा, ये रस्सी कुछ ऐसे हो गई, ऐसे, ठीक है। तो ये भी कॉन्करेंट फोर्स एग्जांपल है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है ना। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस व्हिच आर इन इक्विलिब्रियम। हम लोग एक बात करें, इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो इक्विलिब्रियम के कर रहे हैं। ये दोनों, इसको रोक के रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये मास जो है ये इक्विलिब्रियम में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ओके, तो ये सारे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में ही हम लेमीज थ्योरम लगाएंगे। तो लेमीज थ्योरम की थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करूं। मान लो जैसे ये सिचुएशन है, ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है, और ये है यहाँ पर W वेट, है ना। ये तो क्लियर है ना। अच्छा, अब हमें एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल मान लो है अल्फा, एग्जांपल अल्फा एंगल है, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज गामा। तो लेमीज थ्योरम कहती है ये सिर्फ इक्विलिब्रियम में हम लोग लगाएंगे। इसको इक्विलिब्रियम में यूज करोगे तो T1 बाई साइन बीटा, T1 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू T1 बाई साइन बीटा T2 बाई साइन गामा, T2 बाई साइन गामा, W बाई साइन अल्फा, W बाई साइन अल्फा, ठीक है। लेमीज थ्योरम समझ में आई बात। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेस्ट पे है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि एक बच्चा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, वजन नीचे लग रहा है, लेकिन हमारी बॉडी कहीं नहीं जा रही, हमारी बॉडी वहीं की वहीं रुकी पड़ी है। ऐसी सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। Our body is not moving, all the forces, resultant of all the forces is zero, तब कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। समझ गए। A body is said to be in equilibrium when resultant of all the forces acting on it is zero, तब इक्विलिब्रियम में होगी, तब हम लेमीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तभी हम लेमीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब कल वाले क्वेश्चन को करते हैं एक बार। जो कल हमने क्वेश्चन किया था वो शायद ऐसे था कि इस तरीके से, ऐसे और ऐसे था ना, ऐसे था क्वेश्चन कल वाला, ऐसे था, थोड़ा डिफरेंट था, ऐसे था, ऐसे ऐसे, यहां पर दिस इज योर रूफ, दिस इज वेट, यहां पर कोई वेट लगा हुआ है, दिस इज सम फोर्स, दिस इज टेंशन, एंड एंगल कौन सा था, ये वाला एंगल था थीटा, दिस एंगल वाज थीटा। ये फिगर था ना। और हमने इसको नॉर्मल तरीके से किया था, लेमीज थ्योरम से भी करके देखते हैं। तो लेमीज थ्योरम में ये यहां पर है वेट, यहां पर है फोर्स, इधर है टेंशन, और ये दिया हुआ है कि ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी रुकी हुई है, कहीं जा नहीं रही है। तो हम लोगों से कहा था फाइंड टेंशन, है ना, फाइंड क्या निकाला हमें, फाइंड टेंशन सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये कहा था ना। तो देखो
पहले एंगल्स पता लगाता है, एंगल्स कौन कौन से हैं। दिस एंगल इज 90, ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज थीटा। अब इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये थीटा है, दिस इज व्हाट, क्योंकि ये 90 है तो 90 और थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? ओके, अगर ये 90 माइनस थीटा है एंड दिस इज 90, तो ये पूरा एंगल होगा 180 माइनस थीटा। क्लियर है? और ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? इस एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे हम लोगों को, ठीक है, लेकिन ये एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो बचा हुआ एंगल निकालना पड़ जाएगा। अब देखो, अब लेमिस थ्योरम यूज करते हैं। लेमिस थ्योरम क्या कहता है? टेंशन बाई साइन 90, T बाई साइन 90, T बाई साइन 90 इसका अपोजिट वाला एंगल इज इक्वल टू F बाई ये वाला एंगल, F बाई साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा, इसी से काम चल जाएगा हमारा। सो T साइन थीटा इज 1 इज इक्वल टू F अपॉन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। सो F इज इक्वल टू T साइन थीटा, या T इज इक्वल टू, हमें T निकालना था ना, सो T इज इक्वल टू F बाई साइन थीटा। आ गया आंसर, है ना? सिंपल, क्लियर है सभी को? बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? एक एग्जांपल और करेंगे और इसको रेजोल्यूशन वाले वेक्टर के तरीके से भी कर सकते हैं। सर 180 कहाँ गया? 180 माइनस थीटा बेटा, साइन 180 टी रेशियोस लगाओ, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। भूल गए क्या? टी रेशियो करते थे हम लोग। यस सर, यस और सर, है ना, सिल्वर टी कप्स, तो ये 180 होता है। 180 माइनस थीटा मतलब यहाँ पर आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन लेमिस थ्योरम। क्लियर है? अब रेजोल्यूशन वाले तरीके से समझो कैसे करते हैं। रेजोल्यूशन वाले तरीके से, रेजोल्यूशन जो है ना हमेशा काम आएगा। लेमिस थ्योरम सिर्फ इक्विलिब्रियम में काम आएगी, ठीक है, लेमिस थ्योरम सिर्फ इक्विलिब्रियम में काम आएगी, ठीक है, लेमिस थ्योरम सिर्फ इक्विलिब्रियम में काम आएगी। और जो है ओके, लेमिस थ्योरम सिर्फ इक्विलिब्रियम में काम आएगी और रेजोल्यूशन हमेशा काम आएगी। तो रेजोल्यूशन वाले तरीके से करते हैं। ये टेंशन है T, ये है फोर्स, दिस इज वेट mg, है ना। रेजोल्यूशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, रेजोल्यूशन हम किसको कैसे करते हैं। बेसिकली रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कोई भी सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा, हम इनको डायरेक्टली ऐड और सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इंक्लाइंड है ना, जो वेक्टर इंक्लाइंड होता है, हम पहले एक्स और वाई डिसाइड कर लेंगे। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, है ना। अब तिरछा कौन हुआ? हु इज इंक्लाइंड? दिस इज इंक्लाइंड, अकेला ये इंक्लाइंड है ना। इसको हम एक्स और वाई में ब्रेक करेंगे, इसी को कहते हैं रेजोल्यूशन करना। क्योंकि ये वाला एंगल थीटा था, दिस एंगल वाज थीटा, दिस, सो दिस इज थीटा, है ना। तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा t sin थीटा। आर यू कंफर्टेबल विद द रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन आप लोगों को अच्छे से आता है? कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। जरा सा भी इसमें डाउट होगा तो बेटा आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। रेजोल्यूशन
क्या ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से आता है? अगर नहीं आता तो मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको भेज सकता हूं। मुझे बताओ कौन कौन कंफर्टेबल है और कौन कौन कंफर्टेबल नहीं है। अंशुल, देवांश सक्षम है, रक्षिता का मैसेज आ चुका है। अंशुल और देवांश को थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है कि ओके अंशुल थोड़ा सा मेरा डाउट ना, बिल्कुल मामूली सा भी, अगर इतना सा भी डाउट है, हाँ मैं आप लोगों को फिर रिवीजन के क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब है, क्योंकि देखो कोई भी वेक्टर x और y और z से मिलके बनता है, ये तो क्लियर है ना। कोई वेक्टर x y z से मिलके बनता है, और अगर हम x y z में उसको ब्रेक कर लें तो वो रेजोल्यूशन कहलाएगा। समझ गए? जैसे हमने इसको x और y में ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के प्रोसीजर को हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर ये एंगल थीटा है, दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज z, मान लो ऐसे है, तो हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x by z is cos थीटा, सो x is equal to z cos थीटा। यानी z का एक कंपोनेंट है x, z का एक कंपोनेंट है विच इज अलोंग x, z cos थीटा। और अगर हम y कंपोनेंट निकालें तो हम लिखेंगे y by z is equal to sin थीटा, so y is equal to z sin थीटा। तो z के दो पार्ट्स, z is made up of two parts, one is this and another is this, याद है ना। इनको स्क्वायर और ऐड करेंगे, स्क्वायर और ऐड करेंगे z मिलेगा। देखो स्क्वायर और ऐड करो, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, ऐड करो, तो क्या मिलेगा z स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, z स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ऐड करो यू विल गेट z। समझ गए? तो रेजोल्यूशन किया ना हमने, वेक्टर को उसके पार्ट्स में ब्रेक किया। तो यहाँ पर जो इंक्लाइंड है ना, जो तिरछा है, उसको हमने पार्ट्स में ब्रेक किया, एक y एक्सिस में और एक x एक्सिस में, ठीक है। ब्रेक करके अब जब ब्रेक कर दोगे ना, व्हेन यू ब्रेक, तो इसको भूल जाओ, आप इसको कंसिडर नहीं करना। जिसको हमने ब्रेक किया ना उसको हटा दो। अब हमें सिर्फ बात करनी है t cos थीटा की, t sin थीटा की, mg की और f की। और अब ये सारे x और y डायरेक्शन में हैं। अब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अब अपोजिट डायरेक्शन वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, सेम डायरेक्शन वाले ऐड होंगे, है ना। अब देखो, क्योंकि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आवर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है, कहीं जा नहीं रही है, टोटल फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो ये वाला फोर्स इसके इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे F इज इक्वल टू t sin थीटा, है ना, डायरेक्ट आ गए तो। सो t इज F by sin थीटा। और यहां पर देखो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, है ना, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। क्लियर है? बस बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन करते हैं और आप लोग मेरे साथ उसको सॉल्व करने में हेल्प करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरीके से क्वेश्चन है, लैमिस थ्योरम से भी करना और रेजोल्यूशन वाले तरीके से भी करेंगे। तो ऐसे है, यहां पर एक मास है, मतलब दिस इज पुल्ली, यहां पर कोई मास है m, there is string passing over the pulley and there is another pulley over here, उस पे से भी रस्सी पास कर रही है, ऐसे नीचे लटकाया हुआ है, there is another mass, यहां पर जो मास है that is, this is m, this is root 2 m, this angle is theta, this angle is also theta। ओके, क्या निकालना है इसके अंदर हम लोगों को? इसमें हमें निकालना है दिस एंगल, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होगा, हमें एंगल निकालना है थीटा। समझ गए? अब क्या ये कॉन्करेंट फोर्सेस का एग्जांपल है? यस, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है। ये जो अपैरेटस है ना, इसको लैब में हम यूज करते हैं
अननोन मास को निकालने के लिए। ठीक है, इस अपैरेटस को, मतलब एक बोर्ड होता है, बोर्ड, वुडन बोर्ड, यहाँ एक पुली लगी हुई है, एक व्हील है, यहाँ पर भी एक पुली है व्हील जैसे, उसके ऊपर से रस्सी, एक रस्सी है पास की हुई है, यहाँ भी एक रस्सी पास की हुई है, और इन दोनों के साथ एक हम मास टांग देते हैं, वो अननोन होता है। फिर यहाँ पर हम लोग नोन मास लगाते हैं, ये नोन मासेस हैं, इनको लगाने के बाद एंगल नोट करते हैं और हम अननोन मास निकाल लेंगे। क्लियर है? तो तुम्हें एंगल थीटा निकालना है, तो इसको लेमिस थ्योरम से भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। तो कौन से तरीके से करना चाहोगे? पहले लेमिस थ्योरम से करें। चलो पहले लेमिस थ्योरम से करते हैं इसको। तो लेमिस थ्योरम के लिए पहले इक्विलिब्रियम वाला फिगर बनाएंगे। तो फिगर कैसे बनेगा? एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, दिस इज टेंशन, दिस इज टेंशन, क्योंकि दोनों इक्वल मासेस है ना, दोनों इक्वल मासेस हैं, इसलिए टेंशन, रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी ना वो इक्वल होगी। तो हम इस फिगर को कैसे बनाएंगे? टेंशन, टेंशन, एंड दिस इज वेट W, which is equal to √2mg, है ना, √2mg। This angle is 2 theta. क्लियर? लेमिस थ्योरम से this angle is 2 theta। ये एंगल कितना होगा? क्योंकि this is theta, this is 180 minus theta, this is also 180 minus theta। एक बार, दूसरी बात, यहां पर टेंशन T है ना, दिस इज टेंशन T, दिस इज ऑल्सो टेंशन T, क्योंकि सेम रस्सी है, सेम रस्सी है, सेम टेंशन है, सेम रस्सी सेम टेंशन, याद रखो। ठीक है, दिस इज अ स्लोगन, सेम रस्सी सेम टेंशन, सेम रस्सी सेम टेंशन, सेम रस्सी सेम टेंशन, दिस टेंशन इज इक्वल टू mg। इसके लिए बनाओगे तो T ऊपर और mg नीचे, so T is equal to mg। और लेमिस थ्योरम यूज करके बताओ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? देखो, दिस हम लिखेंगे लेमिस थ्योरम यूज करके, दिस √2mg अपॉन sin 2 थीटा। ओके, दिस फोर्स और एंगल, फोर्स और ये वाला एंगल इज इक्वल टू T by this, T upon sin 180 minus theta। ठीक है, क्लियर है? T 180 minus theta, तो क्या बना? √2mg sin 2 theta is equal to T upon, what is sin 180 minus theta? Sin 180 minus theta is sin theta only, sin थीटा। बट व्हाट इज T? T इज mg। सो अगले स्टेप में लिखेंगे 2mg अपॉन, इसको ब्रेक करते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन sin थीटा। ठीक है, सो sin थीटा mg √2/2 cos थीटा is equal to 1. So cos theta is equal to what? Cos theta is equal to √2/2. So हम मिला cos theta is equal to 1/√2. So theta is equal to what? Theta is equal to 45 degree. बोलो क्लियर है? लेमिस थ्योरम से आ गया आंसर। अब रेजोल्यूशन वाले तरीके से करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको समझ में आया? जरा सा भी डाउट हो, जरा सा भी छोटा सा भी, कोई भी प्रॉब्लम, जरा सी कोई भी प्रॉब्लम हो इसके अंदर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे बोलो भाई। अंशुल, रक्षिता, देवांश, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। याद रखो सिंपल वाली सिचुएशन याद रखो लेमिस थ्योरम की। हमने लेमिस थ्योरम से लिखा है ये। हाँ, फॉर्मूला वही है बेटा, T बाई साइन अल्फा। यानी एक फोर्स है, मान लो ये फोर्स इसके अपोजिट एंगल, ये फोर्स T अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। फॉर्मूला यही है, T अपॉन साइन 180 माइनस थीटा।
इज इक्वल टू टी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला है। तीन फोर्सेस हैं, अल्फा बीटा गामा, वही वाला फॉर्मूला, अल्फा बीटा गामा वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को यूज किया है। इक्विलिब्रियम में उस फॉर्मूले को यूज करेंगे व्हेन ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब रेजोल्यूशन वाले तरीके से करते हैं, रेजोल्यूशन वाले तरीके से करेंगे। ओके, तो करो ट्राई, रेजोल्यूशन वाले तरीके से करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग रेजोल्यूशन वाले तरीके से करेंगे। रेजोल्यूशन के लिए डायग्राम बनाएंगे। सो दिस इज टेंशन T, दिस इज टेंशन T, दिस एंगल इज थीटा, this angle is theta, this is what, this is what, this is under root 2 mg। ठीक है, पहले डिसाइड करो x एक्सिस y एक्सिस कौन सी है। तो ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। रिजॉल्व किसको करते हैं, किसको रिजॉल्व करते हैं बताओ, किसको रिजॉल्व करेंगे? क्या हम इसको रिजॉल्व करेंगे या इनको करेंगे? रिजॉल्व किसको किया जाता है बताओ भाई, बताओ, आंसर बताओ। जो टेढ़ा हो उसको सीधा करते हैं, सिंपल सी भाषा में कहना चाहिए। हाँ, जो टेढ़ा हो उसी को सीधा करना जरूरी है। टेढ़ा कौन है? जो लाइन में नहीं है। कौन लाइन में नहीं है? ये और ये, इनको सीधा करो। सीधा करो मतलब रिजॉल्व करो। सो दिस इज one component, this is another component। t है तो इसी क्या कहेंगे? t cos theta। ये t है तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? दिस इज ऑल्सो t cos theta। और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? t sin theta। दिस इज t sin theta। ठीक है, क्लियर है? बोलो ये चीज क्लियर है सभी को? टेढ़े को हमने सीधा किया, हमने अपनी लाइन में ले आए, एक्स और वाई लाइन में ले आए। जो एक्स और वाई में नहीं था उनको हटा दिया। तो जो अब टेढ़े थे ना उनको हटा दो। अब इनको हम रिमूव कर देंगे, अब इनकी जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। और हमें सिंपल सा फिगर बन गया, ये फिगर बन गया। अब इसको सॉल्व करो। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ऊपर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बचेंगे, है ना, ये दोनों बचेंगे दोनों। तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यहां पर 2t cos थीटा, दिख रहा है ना, यहां लिखता हूं 2t cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 mg, है ना। और याद रखो t हमारा mg के इक्वल है, t इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू mg। तो हम लिखेंगे 2mg cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2 mg। mg से mg कैंसिल, cos थीटा इज रूट 2 by 2। So theta is again 1 by, cos theta is 1 by root 2, theta is 45 डिग्री। बोलो क्लियर है? थीटा इज 45 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ? सबको समझ में आया रेजोल्यूशन? अरे बोलो, बता भाई, सब बच्चे बताओ, क्या सबको क्लियर हुआ? अच्छे से, बिल्कुल जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। दोनों तरीके से क्लियर हो ना? दोनों तरीके से हमने किया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अब हम अगला टॉपिक शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से आज का काफी सारा काम हो गया। अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज इम्पल्स, ठीक है, झटका, ठीक है। इम्पल्स की बात करें हम लोग, लूजली स्पीकिंग हम कह सकते हैं झटका। बहुत ज्यादा फोर्स थोड़े से समय के लिए लगे तो उसे हम कहेंगे झटका। सो नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट इज इम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा कहता हूं, सारी चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो अनइम्पॉर्टेंट है। इम्पल्स, इम्पल्स मतलब
large force acting for a very small time. Large force acting for a very small time. बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत थोड़े समय के लिए लगता है तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं. एग्जाम्पल बताओ. बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत थोड़े समय के लिए लगता है तो इम्पल्स कहते हैं. एग्जाम्पल बता सकते हो? बताओ एग्जाम्पल बताओ. मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे एग्जाम्पल्स का. एग्जाम्पल्स बताओ. इम्पल्स एग्जाम्पल जल्दी जल्दी बताओ. इम्पल्स एग्जाम्पल बताओ. नहीं आइडिया. एक एग्जाम्पल मैं बताऊं. एक एग्जाम्पल बताता हूं. बैट्समैन बॉल को मारता है. क्या बॉल बैट के साथ बहुत लंबे समय तक टच में रहती है? क्या बहुत लंबे? हाँ, किकिंग फुटबॉल. ठीक है, तो बैट बॉल का हो गया, किकिंग फुटबॉल हो गया. जब आप किक करते हो ना, जब आप किक करते हो तो बहुत कम टाइम के लिए आपका पैर बॉल के साथ टच रहता है. बहुत मामूली सी टाइम के लिए. इतना छोटा टाइम होता है कि ज़्यादातर हम पता लगा ही नहीं पाते हैं कि कितना कम टाइम. और एग्जाम्पल बताओ. अब बॉल बैट के एग्जाम्पल छोड़ दो, कुछ और बताओ. कोई नया एग्जाम्पल बताओ. बॉल्स के एग्जाम्पल छोड़ दो. बताओ भाई कोई एग्जाम्पल. इम्पल्स. इम्पल्स किसी को धक्का दे दोगे तो इम्पल्स है ना. किसी को धक्का दे दिया इम्पल्स है. स्प्रिंग. स्प्रिंग में कैसे? स्प्रिंग में कैसे? स्प्रिंग में कैसे? एक एग्जाम्पल दूं. तुमने हथौड़ा मारा कील पे है ना. ऐसे मार के देते ऐसे. दैट इज ऑल्सो इम्पल्स. ऐसे वो इम्पल्स है. ट्रेन जब चलती है, स्टार्ट होती है, हाँ झटका मारती है, हाँ ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पल्स. जब आप अचानक से रेस दे देते हो ना, रेस देते हो और आप पीछे जाते हो है ना, अचानक से पीछे तरफ फोर्स लगता है, दैट इज ऑल्सो इम्पल्स कह सकते हैं. इम्पल्स क्लियर है. इम्पल्स मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत थोड़े समय के लिए लगे. बॉल जमीन पे टकराई, ऊपर आई, बॉल बैट से लगी, बॉल दीवार से लगी, बॉल को किक किया, कील को मारा. दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पल्स. तो इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम. इट इज प्रोडक्ट ऑफ force and time. It is product of force and time. Simple. Force और time. ठीक है. अब थोड़ा मजा आएगा जब हम फोर्स को सही फॉर्म में लिखेंगे. देखो, impulse is equal to force. Force is what? Rate of change of momentum है ना. dp by dt. और इसको dt कह देते हैं, स्मॉल टाइम dt. फोर्स इज dp by dt into time. So impulse is also change in momentum. मोमेंटम के चेंज को भी इम्पल्स कहते हैं. समझ गए? क्लियर है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? देखो, अगर आपको बॉल और बैट का एग्जांपल लेके चलें, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना फोर्स लगा बैट का बॉल के ऊपर और कितने टाइम के लिए फोर्स लगा, तो आप इंपल्स पता लगा सकते हो. समझ गए? या आपको ये पता चले कि कितनी स्पीड से बॉल आई. ठीक है, बॉल आई मान लो u स्पीड के साथ, तो उसका मोमेंटम था mu. बॉल गई v स्पीड के साथ, तो उसका मोमेंटम है mv. तो चेंज कितना हुआ? mv माइनस mu. mv माइनस mu. सो कौन सा तरीका इजी लग रहा है हम लोगों को? इंपल्स निकालने का कौन सा तरीका इजी है? ये वाला या ये वाला? बताओ, ये वाला तरीका इजी है या ये वाला तरीका इजी है? फोर्स पता लगाओ और कितने समय के लिए फोर्स लग रहा है वो पता लगाओ. दिस इज इजियर और दिस इज इजियर. ये वाला इजी लग रहा है ना, क्योंकि हम वेलोसिटी बड़े आराम से पता लगा सकते हैं. आपने स्टेडियम में, क्रिकेट के स्टेडियम में देखा होगा ना, ऐसे लंबे लंबे लेंस लेके बैठे रहते हैं लोग, है ना. एक लंबी लंबी ऐसे टेलीस्कोप जैसा लेके बैठे रहते हैं ऐसे. वो क्या होता है? बेसिकली वो स्पीड वगैरह, बहुत स्पीड कैमरा होते हैं वो. टेलीस्कोपिक लेंस लगा होता है
और वो स्पीड भी पता लगा लेते हैं, बॉल कितनी स्पीड से गई। जैसे बताते हैं ना, बॉलर ने इतनी स्पीड से बॉल फेंकी, ठीक है, ऑन द एवरेज इतनी स्पीड से बॉल फेंक रहा है, होता ही नहीं होता, डेटा सब दिखाते हैं। फास्टेस्ट बॉलर जो होता है ना, फास्ट बॉलर्स, उनकी स्पीड तो दिखाई जाती है कि भाई इतनी स्पीड से बॉल फेंक रहा है। तो कैसे पता लगाते हैं, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट से पता लगाते हैं। तो हम स्पीड बड़े आराम से पता लगा सकते हैं, है ना। तो इम्पल्स भी बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। क्लियर है। अब देखो एग्जांपल और लेते हैं। तुमने बॉल को छोड़ा, किसी हाइट से छोड़ा, एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, बॉल जमीन से टकराई और वापस गई, टकरा के और वापस चली गई, v स्पीड से आई, या यूं कह लो u स्पीड से आई और v स्पीड से ऊपर चलने लगी। आने की स्पीड u, जाने की स्पीड v, ठीक है। तो हम इंपल्स निकाल सकते हैं। इंपल्स विल बी mv फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म में। क्यों, डायरेक्शन में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। नहीं तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई बॉल कितने टाइम के लिए फ्लोर के साथ कांटेक्ट में रही, कितना फोर्स लगा। ये तो बहुत गड़बड़ बात है, हम आसानी से फोर्स नहीं निकाल पाएंगे, है ना। और टाइम, कितने टाइम के लिए बॉल फर्श के साथ कांटेक्ट में रहती है, ये निकालना भी आसान नहीं है। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से हम लोग मोमेंटम में चेंज भी इंपल्स होता है, समझ गए। सो इंपल्स इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो फॉर्मूला हमने किया ना एफ डी टी, इसके मुकाबले दिस फॉर्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला ज्यादा कारगर है, ये काफी काम आता है, ठीक है। अब इंपल्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, बहुत इजी सा एग्जांपल। एग्जांपल्स ऑफ इंपल्स, एग्जांपल्स। भाई बॉल कैच करते समय, आप बॉल कैच करते हाथों को पीछे करते हो, है ना, पढ़ा है ना। बॉल जब कैच कर रहे होते हो, बहुत स्पीड से बॉल आ रही है, तो अपने हाथों को पीछे लाके बॉल को कैच करते हो, है ना। ऐसे करोगे या ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, हाथ को पीछे लाते हैं ना। क्यों लेकर के आते हैं, ऐसा करने से क्या फायदा होता है। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि भाई बॉल को ऐसे कैच करने से हमें चोट नहीं लगेगी, वी विल नॉट गेट हर्ट। बॉल को ऐसे कैच करोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। इसका क्या कारण है, टाइम और फोर्स को रिड्यूस करने के लिए। अब देखो, जब हम अपने हाथों को पीछे करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं, हम टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। किसकी टाइम को, बॉल की स्पीड कम होने की, यानी मोमेंटम में चेंज की और टाइम की। मोमेंटम में चेंज तो आएगा, बॉल की स्पीड थी v, बाद में हो गई 0, v स्पीड से 0, मोमेंटम में चेंज तो आए, लेकिन टाइम अगर बड़ा होगा तो फोर्स कम होगा, है ना। सो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू dp बाई dt mv माइनस mu। बाद में बॉल 0 रेस्ट पे आ गई, लेकिन अगर टाइम अगर बड़ा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, समझ गए। अगर टाइम बड़ा होगा तो फोर्स कम हो जाता है और हमें चोट नहीं लगेगी। बात में आई, इजी सी एग्जांपल, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और एग्जांपल। आपने देखा होगा कि जो चाइना कप्स हैं, बल्कि पोर्सलिन के जो मटेरियल, पोर्सलिन मतलब चीनी मिट्टी के बने हुए। अब चीन का नाम मुझे लेना भी अच्छा नहीं लगा, तो हम कहेंगे पोर्सलिन, है ना। जो कप एंड प्लेट्स होते हैं आपके, कप प्लेट्स जब मार्केट से लाते हो या फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, अमेजोन से मंगाते हो, तो उसकी पैकिंग कुछ ध्यान में रख करके करी जाती है ना। पैकिंग क्या ध्यान में रख करके करी जाती है। मेरे ख्याल से टाइम होने वाला है, सो विल टॉक इट अबाउट टुमारो। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय।